आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मगध को साम्राज्य या मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में जो अन्य महत्वपूर्ण वंश है नाग वंश और नंद वंश, तो उसमें नाग वंश की क्या भूमिका रही उस पर बात करने वाले हैं। जैसे मगध पर हम लोग देखे थे कि अंतिम शासक हर्यक वंश का उदयन था। उदयन के बाद एक नया वंश शासन करता है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी राज्य में या किसी प्रदेश में या किसी देश में एक दल की सरकार रहती है और चुनाव के उपरांत कोई दूसरे दल की सरकार आ जाती है। तो दूसरे दल की सरकार आती है तो उस देश में क्या परिवर्तन हुआ, क्या विकास हुआ, और उस दल की जो दल दोबारा या दूसरी बार दूसरा दल जो चुन करके आया है उसका जो नेतृत्व है, या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या जो भी हो, उनकी क्या रोल रही, उन्होंने क्या क्या कदम उठाया। तो सेम चीज हम लोग बात करते हैं कि मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश या नागवंश की क्या भूमिका थी। नागवंश ने क्या क्या ऐसा किया जिससे मगध और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जितना हर्यक वंश ने किया था उससे भी ज्यादा और ज्यादा पावरफुल हो गया समकालीन या तत्कालीन जनपदों और महाजनपदों में। इसकी बात करने वाले हैं। क्लियर है? आज हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य के सृजन में या शक्तिशाली बनाने में शिशु नागवंश की भूमिका या नागवंश की भूमिका। अक्सर सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे एक सवाल आपसे कहीं पूछा गया था कि मगध पर राज करने वाले इन विभिन्न वंशों का क्रमिक या क्रोनोलॉजी बताइए, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। इस तरह के सवाल इतिहास में पूछे जाते रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, पहले हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, उसके बाद मौर्य वंश। तो हम लोग मगध की जब तक बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे नंद वंश तक। उसके बाद जब मौर्य आते हैं तो मगध की आइडेंटिटी थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है और मगध अब मौर्य साम्राज्य के रूप में जाना जाने लगता है, क्योंकि मौर्य वंश के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का इतिहास ज्यादा लंबा नहीं है। ये ज्यादा लंबे समय तक मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया। 412 ईस्वी पूर्व से लेकर के 344 ईस्वी पूर्व तक शिशुनाग वंश का शासन रहा और इस वंश में कई शासक हुए, लेकिन महत्वपूर्ण दो ही शासक हुए। पहला हुआ शिशुनाग और दूसरा हुआ कालाशोक। ये दो प्रमुख शासक हुए और इसके अंतिम शासक हुए नंदीवर्धन। ये तीन प्रमुख शासकों का नाम आपको याद रखना है जब आप शिशुनाग वंश पे चर्चा करेंगे या मगध साम्राज्य पर नागवंश की भूमिका की बात करेंगे। तो इन्हीं तीन प्रमुख राजाओं का या प्रमुखों का नाम आपको याद रखना है। बाकी सबका कोई उतना महत्व नहीं है, वो गौड़ है। क्लियर है? चलिए चलते हैं एक एक शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक और तीसरा नंदीवर्धन। अंतिम शासक नंदीवर्धन है, ये अंतिम शासक है। उसके बाद फिर नंद वंश की शासन शुरू हो जाती है। नंद वंश मगध पर शासन करने लगता है, यानी कांग्रेस के बाद बीजेपी, बीजेपी के बाद दूसरी पार्टी जैसे आप पार्टी आ गई या कोई क्षेत्रीय पार्टी आ गई और आकर के पूरे भारत के हुकूमत को अपने हाथों में ले लेती है। तो नंद वंश है। नंदीवर्धन, बोर्ड पे लिखा हुआ है नंदीवर्धन।
क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो शिशुनाग के बारे व्यक्तिगत परिचय जान लीजिए। शिशुनाग कौन था? शिशुनाग दरअसल एक गणिका का संतान था, वैश्या का संतान था, वैश्या पुत्र था। इसके पिता लिच्छवी गणराज्य से संबंध रखते थे। पिता लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। कोई राजा थे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत रिनोन्ड या कोई ऐसा प्रतापी शासक थे, राजवंश से संबंध रखते थे, लिच्छवी राजवंश से। और माता उसी लिच्छवियों की राजधानी जो वैशाली नगर था, राजधानी वैशाली की गणिका थी, वैशाली की प्रोस्टिट्यूट आप कह सकते हैं, वैश्या। इन्हीं दोनों का संतान था शिशुनाग। यानी कि ये शुद्ध रक्त का व्यक्ति नहीं था। न तो ये, न तो नंद और न तो मौर्य। ये जाति से कोई भी क्षत्रिय नहीं था, सब के सब शूद्र थे, याद रखिएगा। न तो बिंबिसार जाति से क्षत्रिय था, न तो ये जाति से क्षत्रिय थे। यानी मगध के इतिहास की आरंभ गैर वैदिक सिस्टम में उस वर्ण के द्वारा किया गया, नेतृत्व किया गया जो वैदिक वर्ण व्यवस्था में कहीं सेटल नहीं थे। इसीलिए पुराणों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में अलग अलग तरीके से प्रिडिक्ट किया गया है। कोई किसी को क्षत्रिय कह देता है, कोई किसी को वैश्य कह देता है, कोई किसी को शूद्र कह देता है, क्योंकि ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय बिहार के क्षेत्र में, गंडक नदी के पूरब का क्षेत्र में वैदिक व्यवस्था पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। अगर वैदिक सिस्टम यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया रहता पहले से ही, तो यहाँ पर भी चतुर्वर्णीय व्यवस्था होता, 4 वर्ण के लोग होते। तो इसीलिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन है। तो जो साक्ष्य मिलता है वो साक्ष्य ये बताता है कि इसके पिता लिच्छवी राजवंश से संबंध रखते थे और माता इसकी वैशाली की नगर वधु थी, या गणिका थी, या प्रोस्टिट्यूट थी, जो भी थी। समझ में आया? यानी कि कहीं ना कहीं इसको राजवंश से राजनीतिक अनुभव प्राप्त हो गया था, क्योंकि पिता राजवंश से थे, तो परवरिश भी हुआ अच्छा। इसके वजह से ये जब मगध में शिशुनाग, जब मगध में हर्यक वंश का शासन था, तो उस समय इसको काशी का, यानी बनारस का, वाराणसी का गवर्नर बनाया गया था। मगध का गवर्नर था ये। आपको पता ही है कि मगध साम्राज्य बन गया था। इस राज्य में कई छोटे छोटे प्रांत भी हो गए थे, जैसे अंग था, चंपा था, वैशाली का क्षेत्र था, ये क्षेत्र था। ये सब के सब अजात शत्रु के बाद, अजात शत्रु ने इन सबों को विजित कर लिया था। इसको दोबारा उपहार में काशी भी मिल गया था अजात शत्रु को, प्रसेनजीत के द्वारा वजीरा से विवाह करने के उपरांत दहेज में। काशी बिहारियों को 2-2 बार दहेज में मिला है। वाराणसी दहेजुआ चीज है काशी। इसीलिए आज भी अधिकतर बिहारी, विशेष करके अगर आप बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आएंगे, भोजपुर का जो इलाका है, रोहतास जिला से लेकर के कैमूर तक का क्षेत्र, उधर के अधिकतर लोग बनारस में आपको मिलेंगे। पता ही नहीं चलेगा बनारसी कौन है और बिहारी कौन है। तो बिहारी को कभी दहेज में मिला था। सबसे पहले बिंबिसार को मिला दहेज में, उसके बाद महाकौशला देवी से जब विवाह हुआ, तो फिर उसके बाद जब अजातशत्रु ने विवाह किया वजीरा से, तो दोबारा प्रसेनजीत के द्वारा इसे वापस दे दिया गया। तो वही प्रांत, वही प्रोविंस का गवर्नर था शिशुनाग, जो पिता की ओर से राजवंश से संबंध रखता था, तो माता की ओर से गणिका संबंध रखता था। अब ऐसा व्यक्ति किस व्यक्तित्व का होगा, कल्पना कीजिए। तो दो अलग अलग तरह के, अलग अलग चरित्र, अलग अलग व्यक्तित्व का खून मिल करके एक शिशुनाग पैदा होता है। तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ
उठापटक तो जरूर होगा। ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये बाई बर्थ चूंकि पिता की ओर से रक्त लिया जाता है, तो इसीलिए अधिकतर बौद्ध ग्रंथ इसे क्षत्रिय भी मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्षत्रिय माना गया है, क्योंकि हमारा जो पीढ़ी है वो पिता की ओर से चलता है, माता की ओर से नहीं, इसीलिए इसे क्षत्रिय बताया गया है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि अगर ये क्षत्रिय नहीं होता, अगर ये शूद्र कन्या का संतान होता, इसके पिता भी शूद्र होते, या गणिका का वैश्या का संतान होता, तो ब्राह्मण इसको शासक बनने ही नहीं देते, राजा बनने ही नहीं देते, ब्राह्मण इसका विरोध करते। लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। कुछ इतिहासकारों ने इस तथ्य को रखा है कि अगर ये शूद्र होता या क्रॉस ब्रीड होता तो ब्राह्मण इसको राजा बनने ही नहीं देते, अगर बन भी जाता तो भी जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन ये गलत है। इतिहास में कई ऐसे रहे हैं, जैसे मौर्य वंश को ही देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने उस मौर्य जाति के बच्चे को उसने राजा बना दिया। तो ये कहना सरासर गलत है कि ये पूरी तरह से क्षत्रिय था, और अगर क्षत्रिय नहीं होता तो ब्राह्मण इसका विरोध करते हैं और उसे बनने नहीं देते हैं। ये गलत बात है। ये बाई बर्थ ये नेचर का था। और इसका रक्त वो था। शिशुनाग ने जब मगध की सत्ता पर अधिकार किया, दरअसल हुआ क्या था, शिशुनाग के बारे में यह कहा जाता है कि शिशुनाग को दरअसल मगध की जनता ने चुन करके उसे शासक बनाया था। इतिहास में कई ऐसे शासक का नाम आता है जिसमें राजा को जनता के द्वारा या प्रजा के द्वारा चुन करके बैठाया गया या कहा गया कि यही राजा होने चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी का भी होता है। प्रधानमंत्री की जैसे ही दावेदारी की बात होती है, जनता हड़बड़ाने लगता है, नहीं हमको नरेंद्र मोदी के सिवा कोई नहीं चाहिए। बीजेपी में भी कोई ऐसे लीडर है, लेकिन उसको लोग जनता पसंद नहीं करती है और कहती है कि हमको नरेंद्र मोदी ही चाहिए। सेम सिचुएशन शिशुनाग के साथ भी था। शिशुनाग ऐसी धारणा है, ऐसी मीथ है, ऐसी कहानियां मिलती है कि मगध की जनता ही हर्यक वंश से ऊब चुकी थी। उनकी शासन प्रणाली, उनकी विश्वसनीयता, उनकी लोकप्रियता दांव पर लग चुका था। जनता अब उनको पसंद नहीं करती थी। ऐसी स्थिति में शिशुनाग, जो कि उस समय काशी का गवर्नर था, वायसराय था, उसके कार्यशैली से, उसकी कार्य कुशलता से, उसके उच्च चारित्रिक गुण से जनता काफी प्रभावित थी और जनता चाहती थी कि अगला सक्सेसर या अगला नेतृत्व मगध का शिशुनाग के हाथों में जाए। इसीलिए जनता के दबाव में आकर के जितने भी बड़े बड़े आमत्य थे, यानी अधिकारी थे, मंत्री थे, उन सबों ने मिलकर के शिशुनाग को मगध की सत्ता पर बैठाया था। शिशुनाग जब मगध की सत्ता पर बैठा तो उसने जो सबसे पहला काम किया, वो काम ये किया कि वो अपनी राजधानी को लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में शिफ्ट कर दिया। अब मगध की राजधानी हो गई वैशाली। वैशाली जहां पाटलिपुत्र हो गया था उदयन के समय में, तो उदयन के बाद शिशुनाग के समय में मगध की राजधानी होगी वैशाली, जो कि बिहार में ही पड़ता है आज भी। वैशाली कभी कॉपी भी आता था, आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन वैशाली कभी कॉपी आया करता था, हम लोग उस पर लिखा करते थे। बिहार का एक बहुत ही रिनॉन्ड शहर है वैशाली, ऐतिहासिक शहर है, लिच्छवियों की कभी राजधानी रही है। तो शिशुनाग ने जो सबसे पहला काम किया, उसने राजधानी अपना वैशाली शिफ्ट कर लिया। अब सवाल यह उठता है कि उसने राजधानी क्यों परिवर्तित कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर देता है कि शिशुनाग का संबंध कहीं ना कहीं उस गणिका के पुत्र से था। उसकी माता वैशाली की नगरवधु थी, इसीलिए उसने वैशाली को राजधानी बना दिया। या फिर हो सकता है कि उसके पिता अगर लिच्छवी राजवंश से संबंध रखते थे, इसीलिए उसने
अपनी राजधानी वैशाली परिवर्तित कर दे। ये दोनों ही संभावना हो सकता है, और इसने ऐसा किया भी। इसने अपनी राजधानी को वैशाली शिफ्ट कर दिया। इस शिफ्टिंग का कारण यह था कि वैशाली को राजधानी बनाने से जो समकालीन शक्तियां थी, जैसे अवंती, वत्स, इस तरह की जो शक्तियां थी, उन शक्तियों के आक्रमण से ये थोड़ा सा बच जाता, क्योंकि वैशाली के लिए गंगा नदी को पार करके उस तरफ जाना पड़ता है इनको आक्रमण करने के लिए। और उस समय की नदियां वर्ष भर जलमग्न रहती थी। आज की तरह नहीं कि बरसात के दिनों में 1 महीना 2 महीना नदी में पानी है, बाकी समय सूखा है। वो सालों भर कल करके बहते रहती थी, और सालों भर, वर्ष भर उसमें लबालब पानी भरे रहता था। तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रणनीतिक या आप कह सकते हैं सामरिक सुरक्षा के लिए, अपने राज्य के बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए शिशुनाग ने सबसे पहले अपनी राजधानी वैशाली परिवर्तित कर दिया। उसके बाद क्या? तो उसके बाद ये भी वही सारा काम करेगा जो काम बिंबिसार किया था, जो काम अजातशत्रु किया था। यानी अपने राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए, बाह्य आक्रमणों से बचाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए, ये भी सारे के सारे वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी या राजनीतिक रणनीति को अपनाएगा जो इससे पहले के वंशजों ने अपनाया था। इसलिए इसने भी युद्ध किया, संधि किया, इसने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए। तो शिशुनाग की राजनीति की शुरुआत होती है सत्ता नसीब होने पर या गद्दी नसीब होने पर। अब इसने किया क्या? मगध की सुरक्षा, मगध की समृद्धि के लिए शिशुनाग ने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। 2 युद्ध लड़े। अब हम बात करते हैं कि इसकी राजनीतिक उपलब्धि क्या रही, या साम्राज्य विस्तार के लिए इसने क्या किया, विस्तार एवं सुरक्षा के लिए क्या किया। इस मैटर पे अब हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? इसने जो सबसे पहला काम किया साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए, उसने मगध महाजनपद को अवंती महाजनपद से, अवंती महाजनपद कहां पे था? मध्य प्रदेश के उज्जैन का क्षेत्र। इसकी 2 राजधानियां थी, माहिष्मती और अवंती की दूसरी राजधानी क्या थी? नहीं पता है, देखिए आप लोग, उसको रिवाइज करते रहिए। तो इसके समय जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी, एक तो उसने दूरदृष्टता का परिचय दिया कि अपने राजधानी यानी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। दूसरा, उसने जो इस समय की चुनौती थी अवंती महाजनपद, जो समकालीन महाजनपदों में अब यही एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद बची हुई थी। बाकी सबका अस्तित्व या एग्जिस्टेंस आप कह सकते हैं उतना निर्णायक नहीं था जितना इसका था। इसके समय में अवंती वर्धन उज्जैन का या अवंती महाजनपद का शासक था। शिशुनाग के समय में बना था। अवंती दरअसल अपने आंतरिक समस्याओं से ही जूझ रहा था। जब तक चंड प्रद्योत अवंती के शासक थे, तब तक अवंती की प्रतिष्ठा और साख 16 महाजनपदों में बनी हुई थी, और उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पे, उत्तर भारत के एक विशाल क्षेत्र में इनकी प्रभाव थी। लेकिन चंड प्रद्योत की मृत्यु के उपरांत इसका साख कम होने लगा और दरबार में षड्यंत्र शुरू हो गया। अवंती राज्य ने जो अपने पड़ोसी महाजनपद और जनपदों को अधिग्रहित किया था, वो स्वतंत्र होने के लिए, अलग होने के लिए बगावत करने लगे। ऐसी स्थिति में यहां पर अवंती राज्य में या अवंती महाजनपद में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। उस राजनीतिक अस्थिरता को नियंत्रित वही व्यक्ति कर सकता था, वही शासक कर सकता था जिसमें कुशलता हो, जिसमें क्षमता हो, जिसमें काबिलियत हो, जिसमें दूरदृष्टि हो, जो डिप्लोमेटिक हो, कूटनीतिज्ञ हो। लेकिन चंड प्रद्योत के उत्तराधिकारी अवंती वर्धन में
इतनी योग्यता नहीं थी। ऐसी स्थिति में इस स्थिति का फायदा उठाया शिशुनाग ने। शिशुनाग अवंती के दरबार के षड्यंत्र, जो राज्य में षड्यंत्र चल रहा था, उसको और बढ़ावा देता चला गया, उसको और समर्थन देता चला गया। और एक स्थिति ऐसा आया कि नेतृत्व नाम मात्र का रह गया अवंती में। जैसे कि आपके भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पे पैरेलल मूवमेंट चल रहा है अंदर अंदर सरकार के खिलाफ, जैसे कश्मीर में, केरल में। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे वर्तमान की सरकार की यानी यूनियन गवर्नमेंट की सत्ता को चुनौती देती है और उनको या उनसे अपना संबंध नगण्य रखना चाहती है। ऐसा इसलिए ताकि वो अपनी संप्रभु सरकार बना सके, अपनी पहचान बना सके। जैसे अब पंजाब में शुरू हो गया एक अलग खालिस्तान मूवमेंट। उन्हें भारत से अलग एक अलग देश बनाना है, खालिस्तान। जैसे पाकिस्तान, जैसे अफगानिस्तान, जैसे हिंदुस्तान, वैसे ही खालिस्तान। उसी तरह से कश्मीर का कॉन्सेप्ट चल रहा था 1991 से 92 से, कश्मीर को अलग करके अपना एक अलग देश बनाने का, आजाद कश्मीर। तो ये हमेशा चलता रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 1947 के बाद, यानी कि आफ्टर पावर ट्रांसफर, शक्ति के हस्तांतरण के बाद भारत में लगभग 565 देसी रियासत थे, या प्रिंसली स्टेट थे या नेटिव स्टेट थे, छोटे बड़े राज्य थे। अगर उन छोटे बड़े राज्यों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा विलय नहीं किया गया होता भारत में, तो आज भारत के 565 देश होते भारत के अंदर, और हर एक देश में यानी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ता है। तो जो इंटीग्रेशन किया गया वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, वो उनकी रणनीतिक कुशलता थी, राजनीतिक दूरदर्शिता थी, और भारत को एक राष्ट्र बनाने के प्रति उनका एक दृढ़ संकल्पना था या सोच था। तो ये चीज हमेशा होता रहा है। अब देखिए 1947 में ये घटना घट रही है, और ये घटना उस समय भी घट रहा है जब महाजनपद था। तो अवंती राज्य में एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गया था, और इसका फायदा उठाया गया शिशुनाग के द्वारा। और शिशुनाग ने अवंती के इस कमजोर स्थिति का फायदा भी उठाया और एक युद्ध में अवंती वर्धन को पराजित कर देता है, और पराजित करके अब सीधे नियंत्रण में मगध का चले आता है। यानी मगध कहां, बिहार में, और अवंती कहां, एमपी उज्जैन में। यहां तक बिहार से लेकर के यहां तक का ये विशाल क्षेत्र अब मगध के नियंत्रण में आ गया। यानी मालवा का वो क्षेत्र जो हमेशा से ही राजनीतिक उथल पुथल का केंद्र रहा है, मगध के नियंत्रण में आ गया। अब यहां की शासन वैशाली से किया जाने लगा। दूसरी ओर अवंती महाजनपद के द्वारा जो छोटे छोटे जनपदों को अपने में चंड प्रद्योत के समय में विजय करके मिला लिया गया था, वो भी शिशुनाग के भय से सरेंडर कर दिए। जैसे वत्स महाजनपद, चंड प्रद्योत के समय में अवंती महाजनपद ने शासक चंड प्रद्योत के समय में वत्स महाजनपद को भी अपने राज्य में मिला लिया था। तो स्वाभाविक है कि जब शिशुनाग अवंती को विजित किया तो वत्स महाजनपद भी इसमें शामिल हो गया, और वत्स का भी क्षेत्र अवंती में चले आए। अब एक विशाल क्षेत्र गंगा नदी से लेकर के ऐसे ये विशाल भूमि का क्षेत्र चले आया मगध महाजनपद में। यानी कि भारत का एक बहुत उपजाऊ हिस्सा, एक विस्तृत भूमि सीधे मगध के नियंत्रण में चले आया। अब इससे फायदा क्या हुआ? विजय तो हासिल कर लिया, मगध को क्या मिला? तो मगध को मिला कई फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ अवंती के विलय से? तो जो सबसे पहला फायदा हुआ वो ये हुआ कि जो सागरीय क्षेत्र था, ये इधर से जो
शिप के द्वारा या नाव के द्वारा पश्चिम के साथ, यूरोप के साथ जो व्यापार होता था, यूरोप के साथ उस समय भी व्यापार होता था, ट्रेड होता था, याद रखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी होता था, इराक के साथ, ईरान के साथ, मिस्र के साथ, अफगानिस्तान के, सबके साथ भारत का व्यापार इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही चले आ रहा है। अब कल तक जो अवंती राज्य ये विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था, तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र के जितने भी व्यापार और वाणिज्य इनके नियंत्रण में होगा, अवंती राज्य के नियंत्रण में होगा। प्लस व्यापारिक मार्ग, ट्रेड रूट, वो भी इन्हीं के नियंत्रण में था। अब जब मगध के ये नियंत्रण में आ गया, तो यहाँ के जो पश्चिम का व्यापार था वो मगध के हाथ में चले गया। अब जितने भी व्यापारी हैं वो सब के सब टैक्स देंगे मगध को। मगध को जो भी जिस भी देश के साथ व्यापार करना है, जिस वस्तु का व्यापार करना है, वो अब प्रमोट कर सकता था। कल भी या पिछले क्लास में भी हम शायद किसी दिन बताए हैं कि कलिंग विजय करने का उद्देश्य अकबर का सिर्फ और अशोक का सिर्फ और सिर्फ यही था कि वो पूरब का समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कर सके। तो व्यापार के लिए आज भी वॉर होता है। जैसे इराक को बर्बाद कर दिया गया अमेरिका के द्वारा, क्यों तबाह कर दिया गया? व्यापार के लिए, ताकि वहां के तेल पर इनका अधिकार हो जाए। अफगानिस्तान को ऐसे तबाह कर दिया गया। कई ऐसे देश हैं। वर्ल्ड वॉर हुआ, आपका दो वर्ल्ड वॉर हुआ, क्यों हुआ? क्या धर्म के लिए लड़ा गया? पता चलेगा कि नहीं, वो व्यापार पर अधिकार करने के लिए। और इतिहास में आपको पता चलना चाहिए या समझ करके रखना चाहिए, या पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि जिसका अर्थ पर नियंत्रण हो गया, जिसका अर्थ पर नियंत्रण हो गया, वो उसका संपूर्ण अर्थ पर नियंत्रण हो जाएगा। यानी कि जिसके इकोनॉमी पर नियंत्रण हो गया, वो पूरे भूमि को अपने कब्जे में कर सकता है, कर लेगा। अंग्रेज भी इकोनॉमी पर ही नियंत्रण करने के लिए भारत आए थे, और आरंभ में वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के व्यापार वाणिज्य को ही अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, न कि रूल करना चाहते थे, शासन करना चाहते थे। उनका एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक भारत का आर्थिक दोहन करना, इसकी संसाधनों को अपने हित में प्रयोग करना, इंग्लैंड के लिए प्रयोग करना। और उसी का देन है कि इंग्लैंड, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश आज इतने एडवांस हुए हैं। अगर भारत की संपदा को नहीं ले गए होते यहां से, तो आज उनकी हालत हमारी ही तरह होती। लेकिन आज वो डेवलप कंट्री बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे ही संसाधनों की वजह से। तो अवंती की विजय से मगध को जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ, एक तो साम्राज्य का विस्तार हो गया, यानी इनका राज्य अब इतने क्षेत्र तक हो गया। दूसरा, पश्चिम की ओर होने वाले व्यापार वाणिज्य पर मगध का नियंत्रण हो गया। इससे मगध उत्तरोत्तर संपन्न होता चला गया। अब जो जितना ज्यादा संपन्न होगा आर्थिक रूप से, वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता चला जाएगा। अर्थ का युग हमेशा रहा है। जिसके पास बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति, जितने ज्यादा संसाधन, वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली। मगध अब और शक्तिशाली होना शुरू हो गया, क्योंकि अब इसको भारत का एक विशाल भूमि या विशाल क्षेत्र इसके नियंत्रण में आ गया। वहां का व्यापार वाणिज्य, वहां का कृषि, वहां का खनिज संसाधन, वहां का वन संसाधन, वहां का ट्रेड रूट, कई तरह की चीजें अब इनके सीधे कब्जे में आ गया। इससे क्या हुआ कि इससे मगध राज्य का राजस्व में वृद्धि हुआ, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गया। और जैसे जैसे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, राज्य की आय बढ़ेगी, राज्य दिन क्या करेगा, सेना का और ज्यादा सेना रखेगा, और ज्यादा सैनिक रखे जाएंगे, लोगों का जीवन खुशहाल हो जाएगा, लोग समृद्ध हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे जब लोग समृद्ध हो जाएंगे तो इससे सांस्कृतिक परिवर्तन होगा, सांस्कृतिक उन्नयन और उत्थान होगा। अब आप भूखे पेट हैं, तो भूखे पेट थोड़े ना होली और दिवाली आपको अच्छा लगे, ना तो मनाएंगे। आपके पास पैसा रहेगा, मनी है तो हनी है, पैसा रहेगा तभी आप खुशहाल रहेंगे और सबको खुश भी रखेंगे। अभाव में ही भाव पैदा होता है। तो लोगों के पास अभाव था, और जब संपन्नता इनकी बढ़ी, जब इन्होंने पड़ोसी राज्यों को अधिग्रहित किया, जो इनकी ऐतिहासिक परंपरा बन गई थी बिंबिसार के समय से, जो भी राजा आता था वो अपने आप को सिद्ध करता था पड़ोसी राज्यों को अधिग्रहित करके। और ये तो शिशुनाग तो वायसराय भी था, उपराजा भी था काशी का, और इसके पिता लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। तो स्वाभाविक है कि इसके खून में ही वो चीज था। माता भले ही दूसरे वर्ग से थी, लेकिन पिता तो लिच्छवी गणराज्य के थे।
तो इससे मगध को फायदा होगा। क्लियर है? और फाइनली 394 ईस्वी में इतना ही काम शिशुनाग के द्वारा किया जाता है और फाइनली 394 ईस्वी में 394 बीसी में शिशुनाग की मौत हो जाती है, बीसी में, ईस्वी पूर्व में, और मगध पर दूसरा शासक आता है, इसका उत्तराधिकार है। यहां तक क्लियर है? शिशुनाग की क्या भूमिका, क्या रोल, कौन था शिशुनाग, यही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, एक और बात याद रखिए, दूसरा युद्ध नहीं बताया, शिशुनाग के समय में ही कौशल महाजनपद को भी, जो कि राम के वंशजों का महाजनपद था, जहां पे जिनकी एक राजधानी अयोध्या भी थी, जहां पे राम का जन्म हुआ था, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कौशल महाजनपद को भी मगध महाजनपद में मिलाने का श्रेय शिशुनाग को ही जाता है। और सवाल ये पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है कि मगध साम्राज्य के वो कौन सा शासक था जिसने अवंती को मगध में मिला लिया, विलय कर लिया? वो कौन सा शासक था जो कौशल को अपने राज्य में अधिग्रहित किया? तो वो था शिशुनाग। तो शिशुनाग ने दूसरा विजय कौशल को किया। अब आप खुद कल्पना कीजिए, खुद देखिए कि कितना उपजाऊ क्षेत्र, कितना संपन्न क्षेत्र, कितना प्रतिष्ठित क्षेत्र मगध के कब्जे में आ गया। कल्पना कीजिए कि भारत का ये जो गंगा का मैदान है, जैसे हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि गांधी का वध किया गया गोडसे के द्वारा, क्यों किया गया, यहीं पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। गांधी का वध गोडसे के द्वारा किया गया था। अक्सर लोगों को गाली देते हुए सुने होंगे, जी भर करके गोडसे को लोग गाली देते हैं, लेकिन गाली देने से नहीं होगा, वास्तविकता को आपको जानना होगा। वास्तविकता ये था कि जैसे हम ये बता रहे थे कि मगध अवंती को अपने कब्जे में लिया, उसके बाद कौशल को भी ले लिया। अब कौशल को लेने से गंगा का, यमुना का एक विशाल दोआब का क्षेत्र मगध के कब्जे में आ गया। अब यही गांधी गलती किए थे। गलती क्या किए थे कि ये जो रिवर गंगा है, रिवर गंगा के पैरेलल 10 किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक, जहां तक गंगा गई है, यहीं से 10 किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान को देने का तैयारी थी कि ये पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बना था, एक ये पश्चिमी पाकिस्तान था और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। जब वोटिंग हुआ था, रेफरेंडम हुआ था कि बंटवारा होगा कि नहीं होगा, तो मुस्लिम, बहुसंख्यक मुस्लिम, बिहार यूपी के बहुसंख्यक मुस्लिमों ने पाकिस्तान के फेवर में वोट दिया था कि हम पाकिस्तान जाएंगे। तो जितने भी लोग यहाँ के भी जो बहुसंख्यक आबादी थे, मुस्लिम आबादी, क्योंकि बंगाल में मिडिल एज में मुसलमानों का शासन था, दिल्ली सल्तनत से शुरू हो जाता है, मुगलों के समय में भी रहा, मुगलों के पतन के बाद भी रहा। तो एक बहुसंख्यक आबादी इधर की और इधर की मिल करके पाकिस्तान के फेवर में वोट दिया और पाकिस्तान राज्य, राष्ट्र का निर्माण हुआ। अब पाकिस्तान राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा इधर है, एक महत्वपूर्ण टुकड़ा इधर है। ऐसी स्थिति में इसको रास्ता चाहिए, गलियारा चाहिए। जैसे पोलैंड को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पोलैंड में गलियारा बना दिया गया था, तो उसी तरह से ये गलियारा बन गया, देने वाले थे गांधी जी, कि कोई भी पाकिस्तानी बाई रोड अपना बांग्लादेश, जो अभी बांग्लादेश कहलाता है, पूर्वी पाकिस्तान में आने जाने आ जा सकता है। अब कल्पना कीजिए कि 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा, वो क्षेत्र में पाकिस्तान के मुसलमान आकर के बस भी जाते हैं और कालांतर में धीरे धीरे फिर भारत में फैलने लगते। नाथूराम गोडसे को यह कदापि बर्दाश्त नहीं था। एक बार तो भारत का टुकड़ा हो ही चुका, फिर दोबारा कितना टुकड़ा होगा कोई कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए ने गोडसे ने गुस्सा होकर के गांधी की वध की थी। गांधी सेकुलरिज्म के नाम पे कुछ इतना तुष्टीकरण करने लगे थे। गांधी भी एक नंबर के एपीजमेंट पॉलिसी अपनाते थे। गांधी से बड़ा भारत की राजनीति में एपीजमेंट करने वाला, तुष्टीकरण करने वाला कोई शख्स नहीं हुआ। वो हमेशा एक कौम, एक वर्ग, एक समुदाय विशेष को संतुष्ट करने की कोशिश करते रहे। और उन्होंने एक कविता कर दी, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। उन्होंने कभी नहीं स्वीकार किया इस चीज को
जिन्ना ने कभी भी गांधी को बापू या महात्मा नहीं कहा, वो मिस्टर गांधी ही कहता था, इतना ही इनका सम्मान था। तो ये भूल यहां पे किया गया, और ये उपजाऊ भूमि जिसके लिए गांधी की भी वध कर दी गई, तो अगर शिशुनाग करता है तो क्या करता है? उसने भी वही किया, एक विशाल भूमि पर इसका नियंत्रण हो गया, और इससे मगध की समृद्धि और संपन्नता उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। यह भूमिका था शिशुनाग का। अगला जो उत्तराधिकारी बना वो बना कालाशोक। नेक्स्ट हम लोग शिशुनाग वंश की भूमिका पढ़ रहे हैं मगध को शक्तिशाली बनाने में। तो शिशुनाग का रोल समझ में आ गया। विकास पवार, आपको समझ में आया? नेक्स्ट शिशुनाग का उत्तराधिकारी बना कालाशोक। इसका एक और नाम मिलता है काकवर्ण, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे शिशुनाग का पुत्र है, ये देखो ना लिख दिया है, शिशुनाग का संतान है। कालाशोक भी जब इसके पिता शिशुनाग वैशाली से मगध पर राज कर रहे थे, तो कालाशोक भी या काकवर्ण भी काशी का गवर्नर था, वायसराय था। यानी अपने पिता की तरह ये भी, इसका भी पॉलिटिकल कैरियर था, इसके पास भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस थी, और इसी के वजह से इसके पास भी पॉलिटिकल विल आया, राजनीतिक इच्छा शक्ति आई, क्योंकि इसके पास भी अनुभव था। और ये तो शुद्ध अब राजवंश से ताल्लुक रखता था। इसके पिता स्वयं मगध महाजनपद के या मगध साम्राज्य के राजा थे, और कालाशोक अपने पिता के दौरान पॉलिटिकल या राजनीतिक अनुभव काशी में वायसराय के रूप में अर्जित कर रहा था। कालाशोक ने मगध साम्राज्य के विस्तार में कोई विशेष या उल्लेखनीय योगदान नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि कोई नवीन प्रदेश या कोई नवीन क्षेत्र को विजित करके मगध में मिला लिया। इसने सिर्फ एक काम किया कि जो राजधानी वैशाली थी शिशुनाग के समय में, वैशाली, अब उस वैशाली को पुनः स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र ले आया। इसकी भूमिका यही थी। इसने अपनी राजधानी परिवर्तन कर लिया। अब देख लीजिए आप लोग खुद, भारत की राजधानी कितनी बार अब ये चेंज हो चुकी है। राजगीर से वैशाली, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से वैशाली, पुनः पाटलिपुत्र। अब ये पाटलिपुत्र आखिरी है। इसके बाद भारत की राजधानी बनेगी सीधे कन्नौज। कन्नौज के बाद फिर राजधानी बनेगी दिल्ली, और दिल्ली के बाद फिर राजधानी बनेगी कलकत्ता, और कलकत्ता के बाद फिर राजधानी बनेगी दिल्ली के बाद भारत की फिर राजधानी बनेगी दौलताबाद, और दौलताबाद के बाद राजधानी फिर बनेगी दिल्ली, और दिल्ली के बाद फिर राजधानी बनेगी कलकत्ता, और कलकत्ता के बाद पुनः 1912 में भारत की राजधानी बन जाएगी दिल्ली, और आज भी निरंतर है। तो कालाशोक ने एक काम किया कि इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। और इसने कोई विशेष राज्य या जनपदों को अपने राज्य में नहीं मिला है। इसके काल में, कालाशोक के समय में, इतिहास में एक उल्लेखनीय या यादगार पल तब आया जब इसने वैशाली में सेकंड बौद्ध कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। यानी द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में कराने का श्रेय कालाशोक को ही जाता है। पहला किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के समय में। दूसरा किसके समय में हुआ? कालाशोक के समय में। कहां पे? वैशाली में। इतिहास में बस इसको इन्हीं दो उल्लेखनीय कार्यों के लिए याद किया जाता है। एक तो राजधानी परिवर्तन किया, और दूसरा बौद्ध कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था अपने राजधानी में, जब उसकी राजधानी वैशाली पे थी। क्लियर है? वैशाली में हमने बोला, हाँ, पहला
पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया, सॉरी राजगीर में आयोजित किया गया, और दूसरा बौद्ध कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया वैशाली में। ठीक है, चलिए अब ये घटना घटता क्या है कि ये कुछ ऐसा उग्र या ऐसा प्रतापी शासक नहीं हुआ जो दूसरे के राज्यों पर अधिकार करके मगध में मिला ले। ये सिर्फ ये किया कि जो इसके राज्य या साम्राज्य में जो भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को बनाए रखा, जनता को दी जाने वाली सेवाओं को निरंतर रखा, यानी कि अपनी संपत्ति या संपदा को जो उसे विरासत में मिला था राज्य के रूप में, मगध महाजनपद को या मगध साम्राज्य को, वो उसे सिर्फ निरंतर रखा। इसी का एक अधिकारी था, अमात्य था महापद्म नंद। महापद्म नंद ने ही कालाशोक को राजधानी में घूमते समय, एक बार बेचारा घूम रहा था, वॉक कर रहा था, पीछे से आकर के महापद्म नंद ने इसको छुरा घोंप करके मार दिया, इसकी हत्या कर दी। महापद्म नंद जो नंद वंश का संस्थापक था या जो अगला सक्सेसर था मगध साम्राज्य का। तो जीवन की लीला इसकी 366 ईस्वी पूर्व में खत्म हो जाती है, महापद्म नंद के द्वारा कर दी जाती है। 366 बीसी में छुरा मार करके इसकी हत्या कर दी जाती है। और इस तरह से उसके बाद भी लगभग इसके 10 पुत्र थे और कुछ वर्षों तक उनके पुत्रों ने शासन किया। और इसका जो अंतिम शासक था नंदीवर्धन, शिशुनाग वंश का, किसी तरह से शासन करते रहे, लेकिन कालांतर में महापद्म नंद ने इसकी सत्ता को अधिग्रहित कर लिया। और इस तरह से मगध के इतिहास में शिशुनाग वंश का चैप्टर क्लोज हो गया, खत्म हो गया। इतना ही इनका रोल था। तो शिशुनाग वंश का पहला शासक शिशुनाग, अंतिम शासक नंदीवर्धन। बस क्या किया है शिशुनाग ने? तो शिशुनाग ने अवंती विजित किया, कौशल को मिलाया, वत्स को मिलाया। कालाशोक ने क्या किया? उन अधिग्रहित या मिलाए हुए राज्यों को अपने राज्य में बनाए रखा, उनको अलग नहीं होने दिया। यानी लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था बना रहा। इसका बस इतना ही उपलब्धि था। और इसी के समय में दूसरा बौद्ध कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था। ये सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मगध पर शिशुनाग वंश का चैप्टर क्लोज, खत्म। अब आते हैं जो अंतिम या दूसरा वंश मगध पर शासन कर रहा है, वो वंश है नंद वंश। पहला का कौन था? महाकच्छप। दूसरा का सतकामी। दूसरा का सतकामी। हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बताएंगे, वो अभी उधर जानने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगा। बौद्ध धर्म अलग से हम लोग धर्म पढ़ेंगे ना, तो उस सब आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। पॉलिटिक्स का चैप्टर है, देन पॉलिटिक्स। जब रिलीजन की बात करेंगे उस समय रिलीजन पे बात करेंगे। अब आइए देखते हैं शिशुनाग वंश के बाद जो मगध पर दूसरा वंश शासक बना या उत्तराधिकारी बना, वो बना नंद वंश। इसी नंद वंश का शासक था धनानंद, जो बहुत ही घमंडी था, एरोगेंट था। और उसने चाणक्य को, विष्णुगुप्तों को, कौटिल्य को भारी दरबार में बेइज्जत कर दिया था। अब ये भी शूद्र हैं बाय बर्थ, इनको थोड़ी सी ताकत मिल गया है तो बौखला गए हैं। और ये इनके समय में इतना शासन इतना क्रूर हो गया था कि मृत्यु डेथ टैक्स भी लिया जाता था। चिता का जब आप अंतिम संस्कार करने जाते थे तो वहां पर भी टैक्स वसूला जाता था। इतना घोर एनार्की फैला हुआ था, अराजकता राज्य में फैला हुआ था। भारत में कई बाहरी आक्रमण होने लगे थे और इससे कोई लेना देना नहीं था। और चाणक्य ने इसी चीज को रोकने के लिए इससे अनुरोध किया कि जितने भी छोटे बड़े राज्य हैं, आप सभी लोग मिलिए, मिल करके एक फेडरेशन बनाइए, संघ बनाइए और सिकंदर के खिलाफ लड़िए। लेकिन ये
दरकिनार करता रहा। नंद वंश के शासक इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिए और इसको अपमान करके चाणक्य को भेज दिए। इनके पिता भी कभी इसके दरबार में सेवा किया करते थे, नंदों के दरबार में चाणक्य के। तो ये अपमान चाणक्य बर्दाश्त नहीं किए और उन्होंने पाटलिपुत्र में ही एक बच्चे को उठाया और उसी को बोला कि हम दोबारा राजा बनाएंगे। जब तक से नंद वंश का हम विनाश नहीं कर दें तब तक से हम अपने चुटिया नहीं बांधेंगे, शिखा नहीं बांधेंगे। और नंद वंश का फिर खात्मा किया गया। तो ये जो नंद वंश का शासन है ये शुरू से ही कॉन्स्पिरेसी वाला रूल है। इसने नंदीवर्धन की हत्या, कालाशोक की हत्या की। कालाशोक की हत्या करने के बाद ये दरबार में धीरे धीरे मगध के दरबार में पैठ बनाना शुरू कर दिया। महापद्म नंद इस वंश का संस्थापक था, यानी महापद्म नंद ही नंद वंश का फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी, पहला शासक महापद्म नंद हुआ। तो आइए थोड़ा महापद्म नंद के बारे में जान लेते हैं। तो महापद्म नंद जो कि मगध साम्राज्य का नंदीवर्धन के बाद उत्तराधिकारी या शासक बना, वो था कौन, ये भी हमें जानना चाहिए। नहीं, महापद्म नंद भी एक नाई और वैश्या का संतान था। इसके पिता, महापद्म नंद के पिता नाई थे, जाति से नाई, और माता वैश्या थी। इसीलिए इसका नाम उग्रसेन भी मिलता है। जैसे ये जो विवाह है ये मिसमैच विवाह है। नाई का विवाह नौवाइन से ही होना चाहिए था, लेकिन नाई ने विवाह किया एक वैश्या से, और वैश्या का कोई जाति नहीं होता है। महापद्म नंद की उत्पत्ति या जन्म पिता नाई और माता वैश्या से हुआ था। उसका पिता का नाम नापित दास था। नापित दास महापद्म नंद के पिता का नाम था। नापित दास दरअसल एक सिंबॉलिक टर्म है, यानी कि वो नाई का भी दास था। शुद्ध नाई भी नहीं थे इनके पिता महापद्म नंद के, नाई के भी दास थे, यानी कि सेवक थे। दरअसल यूनानी इतिहासकारों ने, जैसे कि कार्टियस एक यूनानी इतिहासकार है, लेखक है, उसने बताया कि दरअसल जो महापद्म नंद था वो थोड़ा सा खूबसूरत था, सुंदर था। ये यूनानी इतिहासकारों का वर्णन है। चाहे आप कार्टियस को पढ़िए या डियोडोरस को, जिन्होंने भारत के इतिहास में के बारे में बताया है। कार्टियस और डियोडोरस ये दोनों ही यूनानी इतिहासकार हैं, ये लेखक हैं। इन दोनों ने ही महापद्म नंद के बारे में बताते हुए बताया है। कार्टियस ने बोला है कि दरअसल महापद्म नंद थोड़ा सा सुंदर था, खूबसूरत देखने में लगता था। तो उसने क्या किया कि शिशुनाग वंश की एक रानी के साथ उसका प्रेम प्रसंग हो गया। उसकी सुंदरता से मोहित होकर के रानी उसके प्रेम प्रसंग में पड़ गई थी, और इसकी वजह से वो धीरे धीरे दरबार में, मगध के दरबार में अपना प्रभाव जमाने लगा। और कालाशोक के बाद नंदीवर्धन तक लगभग 20 वर्षों की अवधि में आप कह सकते हैं कि 10 शासक हुए मगध वंश पर, या
शिशुनाग वंश के, उन सबों का प्रोटेक्टर या संरक्षक के रूप में यह कार्य करता रहा। जब तक, और कालांतर में उन्हीं की सत्ता, उन्हीं की शक्ति को हथिया लिया। किसने? महापद्मनंद ने, जो कि नाई का संतान था, वैश्या का संतान था। ऐसा उल्लेख कार्टियस महोदय कहते हैं। कार्टियस तो ये कहते हैं कि कालाशोक के जो 10 संतान थे, उन सबों की हत्या भी महापद्मनंद ने ही की थी। क्रम से करता चला गया ताकि उसका वंश ही खत्म हो जाए और राजा वो बन जाए, और उसने किया भी। यूनानी लेखक यही कहते हैं। और कोई दूसरी रानी नहीं थी, वो कालाशोक की पत्नी ही थी, जो महापद्मनंद के प्रेम में पड़ी हुई थी। और उसी महापद्मनंद ने कालाशोक की हत्या भी कर दी। और उसके बाद जो उसके संतान थे 10, उनका संरक्षक बना रहा और समय समय पर उनको हटा हटा करके कमजोर करता रहा। और एक समय ऐसा आया कि वो मगध की सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया। क्लियर है? एक और जगह जैसे कि विष्णु पुराण में महापद्मनंद के पिता का नाम महानंदी भी बताया गया है। जैसे अगर आप यूनानी लेखकों का देखेंगे तो नापित दास उसके पिता का नाम बताया गया है। नापित दास कहने का मतलब यह है कि ये नाई का दास, इसके पिता नाई के दास थे। तो दूसरी ओर जब भारतीय ग्रंथ पुराण को देखते हैं, विशेष करके विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में यह बताया गया है कि इसके पिता का नाम नंदीदास था। तो आपसे दोनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, या महानंदी, नंदीदास या महानंदी। कोई भी नाम आप याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है, कंफ्यूज मत होइए। अब दूसरी ओर इतिहास में ये एक और कार्यों के लिए भी जाना जाता है। इतिहास में दरअसल ये बाय बर्थ जाति से तो क्षत्रिय था नहीं, न तो माता की ओर से न तो पिता की ओर से। तो स्वाभाविक है कि इसकी नफरत थी क्षत्रियों से। ये क्षत्रिय जो जाति थे उनसे घोर नफरत करता था। इसीलिए इतिहास में इसे द्वितीय परशुराम भी कहा गया, दूसरा परशुराम, क्षत्रियों का नाश करने वाला। जैसे परशुराम ने इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, उसी तरह से महापद्मनंद को भी ये उपाधि मिली है। वो जब तक रहा शासन में, खोज खोज करके क्षत्रियों की हत्या की। इसीलिए इसको सर्व क्षत्रांतकारी भी कहा जाता है, या दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। ये सवाल बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी क्या है कि मगध साम्राज्य के वो कौन सा शासक था जिसे दूसरा परशुराम या सर्व क्षत्रिय या सर्व क्षत्रांतकारी कहा गया है, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। वो महापद्मनंद को ही कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्यों ऐसा क्षत्रियों का नाश करना चाहता था? क्योंकि ऐसा वो कुल या रक्त से ताल्लुक रखता था जिससे उसका क्षत्रियों के प्रति कोई आसक्ति, मोह या प्रेम नहीं था। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? इसका एक और नाम उग्रसेन भी था। उग्रसेन इसलिए था क्योंकि ये मिसमैच विवाह से या मिसमैच संतान था। पिता किसी और जाति के, माता कोई और कम्युनिटी के, और इससे जो संतति, और इस तरह की जो संतति होती है बहुत ही खतरनाक होती है। मिलावट वाला चीज हमेशा सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए शुद्ध चीज का हमेशा कद्र करना चाहिए, उसी को प्रमोट करना चाहिए। और ये रक्त में ही इसका मिलावट था, तो इसने ऐसा किया तो क्या गलत किया। क्लियर है? तो ये हुआ महापद्मनंद के बारे में व्यक्तिगत जानकारी। शिशुनाग के बाद
कौन मगध पर आया और आया तो वो कौन था, क्या था उसका परिचय। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। इतना अगर लिख लेंगे आप तो बहुत बड़ी बात है। पिछले क्लास का भी आप लोग एक भी आंसर नहीं भेजे हैं। विकास पवार तो एकदम आंसर भेजना ही बंद कर दिया, ऐसा क्यों बाबू?